नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, कल मैं आपके लिए ज्योग्राफी का क्लास 6 की एनसीईआरटी समरी का पार्ट 1 लेके आया था। आज हिस्ट्री का लेके आया हुआ हूं। इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी समरी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कान में ईयरफोन लगा लो और शांति से बस सुनते रहो। ठीक है, सुनते रहोगे, सब कुछ समझ में आता रहेगा। मैं क्वेश्चंस कैसे रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे बताता रहूंगा। और उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि वीडियो पसंद आने ही वाला है। स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला अध्याय में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी तो मैंने उसमें से छांटा है कुछ पॉइंटर्स। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जो लोग प्राइमरी वाले होंगे या ये सोचते होंगे कि केवल प्राइमरी की तैयारी करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो 4000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, ठीक है, जूनियर के लिए, तो उसके लिए आपको 6 to 8 यानी जो अपर प्राइमरी है वो टेट पास होना जरूरी है। तो इस वजह से इसको ध्यानपूर्वक देखो। आप सभी को पास करना है कम से कम इसको, ताकि आप 4000 में अप्लाई कर सको जब भी आएगी। तो चलो, पहला क्वेश्चन यह है कि यानी पहला पॉइंट क्या है हमारा कि आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, या पूर्व होना चाहिए, ठीक है, पूर्व मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया। यहाँ पे ये समझो कि इसका थीम क्या है। इसका मतलब हमारे पास ये निकल के आया है कि यहाँ से प्रश्न कैसा बनता है कि जो मानव सभ्यता थी या जो मानव का जन्म हुआ था, उसमें मानव ने सबसे पहले कौन सी फसलें उगाना या शुरू किया या उपजाना शुरू किया, तो वो कौन सी थी? गेहूं और जौ की फसलें। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले खेती हुई थी तो गेहूं और जौ की फसलों की खेती हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न कैसे पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में? तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले चावल किस इलाके में उगाया गया। 4 ऑप्शन दे देगा, विंध्य के उत्तर में, फिर ऐसे करके किसी के दक्षिण में, ऐसे करके पश्चिम में, पूरब में, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा पॉइंटर्स में भी कौन सा पॉइंट याद रखना है वो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? वीडियो के बीच में मैं कहीं पे बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, आगे देखो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। देखो, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक नदी किसके कहते हैं। तो जैसे गंगा की बात करेंगे तो गंगा किसकी सहायक नदी? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। ठीक है, यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी। जो क्या करती हैं, जिनका अस्तित्व लास्ट में आके किसी बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं और वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। वो क्या करती है? नदी में लास्ट में आके मिल जाती हैं। जिस तरीके से गंगा नदी है इलाहाबाद में, प्रयागराज में क्या करती है? गंगा के साथ मिल जाती है यमुना नदी। तो देखो, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। जैसे आप लोग जानते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के पहले हमारा जो सिंधु सभ्यता जो आई थी वो 2500 बीसी मानी जाती है कि 2500 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता थी और पूरी तरीके से 100% सिविलाइज्ड, मतलब समझ रहे हो, 100% शहरी। और ऐसा मान सकते हैं कि अभी भी जो हम लोग की जो सभ्यता चल रही प्रेजेंट टाइम में, हम लोग अभी भी 100% शहरी नहीं है। इवन अमेरिका वगैरह में भी जहाँ पे लोग हैं वो भी 100% शहरी नहीं है। लेकिन हम सोचो कि 2500 ये और जितना साल चल गया वो, उन दोनों को जोड़ दो, उतने साल पहले हम लोग पूरी तरीके से कैसे थे? शहरी थे। हम लोग का मतलब मनुष्य। आगे देखो, नर्मदा नदी के किनारे के लोग जानवरों का आखेट करते थे। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये याद रखना है। मगध नाम से क्या जाना जाता था? गंगा के दक्षिण में। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण का जो इलाका है वहां पर कौन सा इलाका हुआ था? मगध हुआ था। ठीक है, अभी देखिए भूमिका बन रही है और धीरे धीरे पॉइंटर्स आपको समझ में आएंगे, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। अगला देखो, अगला पॉइंट, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जब लोग यात्रा करते थे वहां पे पहले क्या था? सिल्क रूट थी, है ना। तो सिल्क रूट से ही क्या कहते हैं, यूरोप से यहाँ पर भारत लोग आते जाते थे। तो यात्राओं के माध्यम से ही कई सभ्यताएं, संस्कृतियां, कल्चर्स जो हैं वे एक दूसरे में क्या हुई? ट्रांसफर होना स्टार्ट हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में या संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस रिवर के बारे में आप लोग जानते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, तो इंडिया शब्द कहां से निकला है? इंडस से निकला है। बहुत अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया, अगर रेयर केस में कहीं पूछा तो बता देना कि इंडिया शब्द कहां से निकला है, तो आपका इंडस से निकला है। और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस
ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। लगभग कब? 2500 साल पहले। किसने कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने। तो कभी प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसने, या ईरानियों और यूनानियों ने यहाँ की देश को क्या नाम दिया था, तो हम लोग क्या याद रखेंगे? हिंदोज या इंडोज। ठीक है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, भरत नाम का प्रयोग। देखो, बोला जाता है कि राजा भरत थे, इस वजह से भरत नाम का प्रयोग हुआ है। तो यहां से समझ लो कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो एक ग्रुप था, कह सकते हैं कि कबीला था। ठीक है, एक कबीला था जहां के लोगों को क्या कहा जाता था? भरत कहा जाता था। हो सकता है वही एक्सपेंड किए और उन्हीं के कारण जो है कबीला जो था एक समूह, बड़ा समूह बन गया, और उस वजह से इसका नाम जो है भारतवर्ष रख दिया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, कितनी साल पुरानी? 3500 साल पुरानी है। और इसको ऋग्वेद में भी लिखा गया है। इसकी जो कृति है, इसको कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद। इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद से संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ से ये सारी चीजें भी बताता चला जाऊंगा कि यहाँ पे कौन से पॉइंटर से कौन कौन सी आते हैं प्रश्न। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से आपसे ये पूछ सकता है कि ये सबसे प्राचीनतम वेद है। दूसरी बात है कि गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया था। ये दो प्रश्न जरूर पूछते हैं, और बाकी इसमें कितनी शुक्तियां हैं, ये सारी प्रश्न भी आप लोगों से पूछते हैं। तो थोड़ा ऋग्वेद के विषय में भी आप लोग को जानकारी रखनी पड़ेगी। आगे देखें, पुस्तकें जो थी वो हाथ से लिखी होती थी। ठीक है, कैसे लिखी होती थी? हाथ से। इस वजह से यहाँ पे इस लिपि को कहा जाता है पांडुलिपि। ठीक है, क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। कभी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो आदिकाल, या आदिकाल कहेंगे, जो वैदिक काल था, वहां पे जो लिपियां थी वो कैसी थी? तो वो हमारा कह सकते हैं पांडुलिपि थी। ठीक है, आगे देखिएगा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत लोग अभी भी क्या करते हैं? हाथ से सुंदर सुंदर राइटिंग बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हाथ से लिखने वाली जो कला होती है, यानी सुंदर राइटिंग की जो एक कला होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ से भी कभी प्रश्न अगर पूछ लेगा तो आप लोग को याद रखना है कि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब पांडुलिपि कहलाता है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि कौन सा पेड़ है वो? भूर्ज नाम का पेड़। कहाँ पाया जाता है? हिमालय के क्षेत्र में। कभी प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ कि इसमें से कैसे, प्रश्न नहीं पूछ लेगा कि हिमालय, ये जो निम्न में से कौन सा है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला पेड़ है? तो भूर्ज आपका याद रहना चाहिए। ठीक है, भूर्ज नाम का जो पेड़ है, इसके छाल में एक विशेष तरीके का एक भोजपत्र तैयार किया जाता था। आप लोग देखते होंगे कि पहले के लोग निमंत्रण वगैरह में इस तरीके से एक पत्र भेजा जाता था, और अभी भी कहा जाता है भोजपत्र भेजा जा रहा है। तो खैर अब वो परंपरा जो है खत्म हो चुकी है ना। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोग को पता है कि जैसे बोला है ना, स्रोत हमें मिला है। स्रोत का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। ठीक है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? जानकारियां निकालते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। देखिए, जो हम लोग का कैलेंडर चलता है न्यू ईयर वाला, है ना, ऐसा माना जाता है कि पहली तारीख से, मतलब इनका जब से जन्म हुआ है तब से ईसा माना जाता है, और जो उनके पहले का समय है वो ईसा पूर्व मोल दिया जाता है। हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व और ईसा के साथ जो चलती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो है ईसाई धर्म की जो कैलेंडर है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, जितनी चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करते चला जाऊंगा, इस वजह से बोर नहीं होना है, बस ध्यान से सुनते रहना है, बस एकदम पेशेंस है ना, पेशेंस के साथ सुनते रहो। बाकी कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, यानी इनका जन्म से 2000 वर्ष के बाद से, ये आप लोग को याद रखना है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व, जो मैंने अभी भी डिस्कस करके बता दिया है। ये प्रश्न पूछ सकता है कभी कि ईसा पूर्व किस, या ईसा पूर्व की तिथि मतलब क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वो आप लोग को बताना होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। ठीक है, रोसेटा कभी पूछ लेगा ये क्या है। ठीक है, कभी ये पूछ सकता है कि ये क्या है या कहाँ का है, ऐसा करके। तो या मिस्र का, या निम्न में से कौन है जो मिस्र का प्रसिद्ध एक क्या है,
एक कस्बा है या एक टाउन है, तो आप लोग उसका आंसर याद रखेंगे रोसेटा। कहाँ का है ये? मिस्र का है। देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस ले आ सकती है हमारी जो सीटेट की है, तो मेरी कोशिश यही कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैं निकाल के दे दूं आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो, नर्मदा घाटी में आखेट तथा संग्रहण का प्रयोग होता था। देखिए जैसे नर्मदा घाटी है ना, तो आप लोग को एक थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य से होकर निकल रही है, जैसे नर्मदा नदी है या कहाँ पाई जा रही है, ज्योग्राफी वाली दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मगध प्रथम बड़ा राज्य बना। ठीक है, गारो पहाड़ियों ने सर्वप्रथम आरंभिक कृषि का प्रारंभ किया। जो गारो थे, गारो एक समुदाय को कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले आरंभिक कृषि का प्रारंभ किया था। गंगा घाटी पहला बड़ा राज्य बना। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व हुआ था। ये याद रखना है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो लगभग 8000 ईसा पूर्व। हम लोग पहले पॉइंट में भी यही पढ़ा था कि लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 ईसी बीसी में या ईसा पूर्व में क्या हुए थे, आए थे, या 45 वर्ष ईसा, इसमें डायरेक्टली वर्ष पूर्व लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली समझिएगा। गंगा घाटी में नगर मगध नगर का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये याद रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, वर्तमान का अध्ययन हम लगभग 2000 वर्ष पूर्व को मानकर करते हैं। आरंभिक मानव उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, जो आरंभिक मानव थे यानी जो पहले वाले मानव थे, सबसे पहले जब नए नए होमोसेपियंस जब हुए थे, तो वो कहाँ रहे, वो कब थे, लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखेटक मानते हैं उनको। उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जो हमारी जो ऐसे पृथ्वी है, यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो इलाका है, हमारा उष्णकटिबंधीय वाला इलाका कहलाता है। ठीक है, तो इस इलाके में क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा वाला या इसको विषुवत रेखा जो हम लोग कहते हैं, यहाँ का इलाका जो है बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जहां पर ये बात याद रखना कि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, फर्टिलिटी वहां पर बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे अनेक प्रकार के प्रजातियां पाई जाएंगी, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा आप लोग को जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो इलाका मिलेगा, यहाँ पे अनेक प्रकार के वर्षावन मिलेंगे आपको, अनेक प्रकार की प्रजातियां, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, सारे के सारे आपको यही उष्णकटिबंधीय वाले इलाके में या विषुवत रेखा के आसपास के जो इलाके होंगे वहीं पर मिलेंगे। आगे देखिएगा, पत्थर से बने औजार लगभग 10,000 साल बाद बनाया गया था, और ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं। ठीक है, कब बनाया गया था, लगभग 10,000 साल बाद। ठीक, यानी मानव जन्म लिया था, उसके बाद 10,000 साल तक वो क्या किया, हमारा पत्थर से औजार बनाना स्टार्ट किया, ये सारी चीजें। आगे का पॉइंट देखिएगा, खुशी कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। कैसे मिले थे ये समझिएगा। वहां पे इन सभी गुफाओं में क्या है कि ये सब चित्रकारी करते रहते थे, या इनके बड़े बड़े पंजे या अनेक तरीके से वहां पर कुछ बने हुए थे। इस वजह से वहां पे पुरातत्व विभाग द्वारा वहां पे रिसर्च किया गया, तो वहां पर ये हुआ कि यहाँ पर इनके निशान या इनकी जो बहुत पहले की प्राचीनता है वो वहां पर कुछ कुछ पॉइंट में वहां पर मिली है। तो आप लोग को याद रखना है कि गुफाएं, अब इसमें आपके लिए जानने लायक क्या है, आप लोग भी साथ साथ वर्क करते रहेंगे कि हुंसी कुरनूल की जो गुफाएं हैं या भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है यहाँ पर कि ये सारी गुफाएं कहाँ पर हैं, स्थित कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। वैसे इसका आंसर आपको मिल गया, बाकी का आप लोग ढूंढ जरूर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। ठीक है, भीमबेटका बाकी मैंने बता दिया, आपका आगे की बात। अगला क्या है, भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य एवं दक्कन के पर्वतीय इलाके में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ मिलती हैं, नर्मदा घाटी के पास, ये आपको याद रखना है। चलो आते हैं अब पार्ट 2 पे। देखो पहला पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, पार्ट 2 पर, आरंभिक मानव की खोज। देखो आरंभिक मानव ने क्या क्या खोजा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेन पॉइंटर्स आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो ध्यान से सुनना। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीके से बनाया जाता था। प्रथम पत्थर से पत्थर को टकराना, सबसे पहले तो पत्थर से पत्थर टकराते थे,
तो पहले ये क्या करते थे कि पत्थर से पत्थर टकरा के एक हथियार बनाने की कोशिश करते थे। वो क्या करते थे, शिकार करने की कोशिश करते थे। और फिर क्या करते थे, उसकी वजह से जब टकराता था तो चिंगारी निकलते निकलते एक दिन ऐसा हुआ कि उससे आग निकल गई, और फिर उसी से क्या हो गया कि मानव ने आग की खोज कर ली। अब आप सोचो कितनी बड़ी खोज रही होगी, है ना, कि मानव ने आग की खोज कर ली। अब के लिए तो है कि ना, माचिस लो, मारो और आग जल जाती। तो पहले वो जो खोज थी ना, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा साइंटिफिक था, कह सकते हैं। या तो इत्तेफाक भी हो सकता है कि टकराते टकराते क्या हुआ, आग निकल गई, तो समझ में आ गया कि आग ऐसे बनती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरे हथियार से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था, ये आप लोग जान गए। दूसरे तरीके को दबाव शुल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हांडी होता है, हांडी या पत्थर रखकर, हंडी होगा या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, वांछित उपकरण बनाए जाते थे। ये कुछ खास आप लोग के काम का नहीं है। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, ये याद रखना है। अब देखो जितनी गुफाएं हैं उनका आप लोग स्थल जरूर याद रखना है, ठीक है। कुरनूल गुफा, अब आप लोग को नाम याद रखना पड़ेगा। आगे देखो क्या करता है, कभी कभी वैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 गुफाएं दे देगा, 4 जगह दे देगा, मैच करो, चलो मैं मिलाओ, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। लगभग 12,000 साल पहले ये दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल था, फिर पाषाण काल आया या नव पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं। इस तरीके से जो है हमारी सभ्यताएं जो है बढ़ती चली गई। पूरा पाषाण काल में पत्थर से हथियार बनाए जाते थे, उसके बाद फिर पहिए, नव पाषाण काल में आपको अनेक तरीके की और चीजें मिली, जैसे पहिए मिल गए और अनेक अनेक प्रकार के आविष्कार मिले। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लगभग 12,000 साल पहले की बात है, जो पूरा पाषाण काल की बात है, ठीक है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, सोचो 20 लाख से 12,000 साल पहले तक हम लोग पूरा पाषाण काल में थे। मतलब ये समझो कि अगर हम लोग आधुनिक भारत की मतलब मानव की बात करेंगे, ये कह सकते हैं कि हाँ 12,000 साल के बाद थोड़ा सा हमने क्या किया, ग्रोथ करना शुरू किया। अगर हम लोग अपना इतिहास देखें तो अगर अभी इस समय हमारी धरती पर जो एग्जिस्टेंस है, लगभग मान सकते हैं कि हमने अगर सही मायने में देखा जाए तो लगभग 5,000 साल, ठीक है, लगभग 5,000 साल में ही हम लोग को जीना सीखा है थोड़ा बहुत। बाकी अगर आप लोग देखो डायनासोर्स सबसे ज्यादा रहने वाले पृथ्वी पर जीव थे, ठीक है। तो ये बात है, आगे देखिएगा। और मानो सोचिए कि इतने देर में ही अपना सारा कांड करके रख दिया है, पृथ्वी को तहस नहस करके रख दिया है। आगे देखो, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं, उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य पाषाण युग। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं मेसोलिथ के नाम से। इसका समय लगभग कब से कब तक है, 12,000 साल से लेके 10,000 साल। मैंने 12,000 साल तक बताया था आपका पूरा पाषाण काल है, फिर 12 से 10 के बीच में क्या है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस काल में पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण या छोटा पाषाण। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, माइक्रोलिथ से याद रखिएगा, ज्यादा यही पूछता है, या लघु पाषाण कहा जाता था। यह प्रायः इन औजारों में क्या होती थी, हंडिया या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। मतलब लकड़ी से बांध दिया जाता था ऊपर, फिर पत्थर बांध दिया जाता था, फिर उससे शिकार करते थे खूब, है ना। समझ रहे होगे कि आकृति में यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखो, नव पाषाण युग की शुरुआत होती है। देखो नव पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले। ये है थोड़ा सा चित्र है यहाँ पर। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जंगली जानवर की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया था। अब कह सकते हैं कि ये ड्राइंग हम ही जैसे लोगों ने बनाई गई होगी, जैसे मेरे जैसे ही कोई होंगे वहां पर जो ऐसी ड्राइंग बनाए थे। ये अगर आप लोग देख पाओगे तो इस तरीके से हिरन वगैरह की या कुछ जंगली जानवरों की आप लोग देख पाओगे, तो इस तरीके से चित्र बनाया गया था, ठीक है। गुफाओं में मिलता है, अगर आप लोग जाएंगे देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो उधर आपको काफी गुफाओं में क्या मिलेगा, इस तरीके से चित्र मिलेगा। ये क्या है, शुतुरमुर्ग। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पर्यटन पुरा स्थल में या शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। यानी सोचिए कि 10,000 साल पहले के शुतुरमुर्ग, उसका अंडे के अवशेष मिले। तो याद रखना है कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले, ठीक। अगला देखो, हुंसी के औजार अधिकांश चूना पत्थर से बनाए जाते थे।
घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ था। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पत्थरों पर चित्र बनाना स्टार्ट किया था। कहां पर? गुफाओं के पत्थरों पर। मध्य पाषाण काल युग 12,000 से 10,000 साल पहले को माना गया है और नव पाषाण काल युग जो है उसका आरंभ 10,000 पहले हुआ था, यानी मैंने अभी डिस्कस कर लिया है 10,000 साल पहले वाला। 50वां पॉइंट देखिएगा, धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, धान, और धान समझ रहे हो ना, धान से जिससे हम लोग चावल निकालते हैं, तो जो धान की खेती है उसमें गेहूं और जौ के मुकाबले पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले एक बार पूरा खेत पानी से भर दिया जाता है, बेहन डाला जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर गाड़ा जाता है, इस तरीके से, तो वहां पे पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते थे। ठीक है, जो पहाड़ी इलाका है, आप लोग को अभी भी अगर आप पहाड़ी इलाके में देखें, वहां पे भेड़ बकरियां ज्यादा होती हैं अपेक्षाकृत इधर की। अगर जहां पर नॉर्मली बात करेंगे तो यहाँ पर तो जो नॉर्मली मवेशी होते हैं जैसे गाय वगैरह हो गई, वहां पर बहुत सहजता पूर्वक नहीं रह पाते, यहाँ पर सहजता पूर्वक रह लेते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ता था। यह आपसे देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले सबसे पहले पाले जाने वाला कौन सा था जानवर? वो था कुत्ता। ठीक है, आगे देखो, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ते के बाद कौन से? भेड़ और बकरी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं भेड़ और बकरी को पहले पाला गया, भेड़ पहले पाली गई, तो याद रखना है सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी, इस तरीके से। और आप लोग को पता है जैसे गेहूं, जौ, उसके बाद धान वगैरह, इस तरीके से। कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो पाया गया था पश्चिमोत्तर में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखो, बुर्ज होम यानी वर्तमान कश्मीर, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बुर्ज होम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान कश्मीर। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे, यानी गड्ढा, तो यहाँ गड्ढे लिखे हैं, गड्ढे यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए था, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यानी गर्त मतलब क्या होता है? गड्ढा। गड्ढे के अंदर रहते थे तो क्या कहा जाता है? उसको गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, गड्ढे के अंदर रहने वाले को हम लोग गर्तवास कहते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यहाँ पर एक सीढ़ी जैसा बनाया जाता था। ये मैं इमेज दिखाऊं आप लोग को, तो ये है कुछ इमेज इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पर क्या करते थे वो लोग? रहते थे और आते थे जाते थे, इस तरीके से। आगे देखिएगा 57 नंबर, पत्थर के औजार कई जगहों पर प्राप्ति होने के कारण इसे नवपाषाण युग का होने का श्रेय दिया जाता है। मतलब यहाँ पर पत्थर के औजार एक मॉडर्न तरीके से बनाए गए, जैसे लकड़ी और पत्थर का मैच करा के, ठीक है, अलग अलग तरीके से औजार बनाए गए थे। तो इस तरीके की जो चीजें मिली, इस वजह से इसको क्या कहा गया? नवपाषाण युग कहा गया। 10,000 साल से स्टार्ट हुआ था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजातियां कहते हैं। ठीक है, कृषक और पशुपालक कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनजातियां कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 2 चैप्टर्स क्लास 6 के। इसके आगे के चैप्टर कल करेंगे, ठीक है, और अगले पार्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए, और आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको ये भी मैं बस अपने तरफ से आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं, ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी वाली, जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने काफी पॉइंट्स यहाँ पे एक भी पॉइंट्स छोड़ा नहीं। आप खुद ही देख पा रहे होगे कि लगभग हमने काफी ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स भी लिए हैं जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो मतलब हो सकता हो कि मैंने अगर थोड़ा 1% भी संभावना देखी तो वहां पे ये वाला पॉइंट लिया गया है। तो आप बेझिझक ये पूरा सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको? तो हमारा ऐप MS एजुकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पर हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें अपडेट आती रहती हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है MS SSC नोट, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।